जमानत मिली है और एक्विटल भी होगा, क्योंकि इन सारे केसेस के जो राजनीतिक कोण थे, पॉलिटिकल एंगल, वो प्रबल थे। चुनाव के पहले पूरी योजना थी कि पूरे विपक्ष को साथ लो, वो तो बच गए बाकी नेता लोग। अब मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हेमंत जी की भी रिहाई हो, क्योंकि वो जो वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक दौर हमने देखा है, उसका खात्मा ज़रूरी है और यही इस मैंडेट का संदेश भी है। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं नीट वाले मामले पे कंप्रोमाइज स्टूडेंट की कोई एक साथ नहीं होगी, कमेटी बनेगी, जांच होगी, दोषी होंगे उनको अंदर। धर्मेंद्र प्रधान जी के बयानों की टाइमलाइन देख लीजिए, बीते 8-10 दिन की। कभी कहे कुछ नहीं हुआ, कभी कहे विसंगति है तो देखेंगे, फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। 25 से 30 लाख बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। किसने किया है? कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग, जिन्होंने हर स्कैम को लीक पर आधारित कर दिया। हमारे बिहार में गेस्ट हाउस की एक आधारहीन कहानी गढ़ी गई। अरे साहब, गिरफ्तार करो, सरकार तुम्हारी, तंत्र तुम्हारा, मंत्र तुम्हारा, षड्यंत्र तुम्हारा, करो गिरफ्तार, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ नहीं। वहां हरियाणा में आपके बीजेपी के किसी के स्कूल से 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, किसी को 1 नंबर आ रहा है सीबीएसई में, 720 नंबर आ रहे हैं नीट में। मतलब ये क्या दर्शाता है कि एक पूरी प्रणाली से अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मैं तो फौरी तौर पर कहूंगा, ये नाटक पाखंड बंद करिए, नीट के एग्जाम को दोबारा कराइए और एनटीए नाम की इस चीज को, इसको बंगाल की खाड़ी में फेंकिए। एनटीए ने बच्चों को टॉर्चर किया। राहुल गांधी कहते हैं कि नीट और यूजीसी वाले मामले पर कि ये प्रधानमंत्री इस पे क्यों खामोश है, मुझे समझ नहीं आता है और पंगु हो गए हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि स्पीकर कौन बने। देखिए, प्रधानमंत्री जी मूलतः मूलतः अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, तो किसी भी गंभीर मसले पे चुप्पी उनका आभूषण हो जाता है, गहना हो जाता है। प्रधानमंत्री जी को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर इतने सारे बच्चे, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनका आक्रोश आपको ले डूबेगा, क्योंकि आप एक ऐसे खेल के हिस्सेदार बन गए, गुनहगार हो गए। रिटॉरिकल स्टेटमेंट, आज योगा हो रहा है, कल कश्मीर में कैप्टिव ऑडियंस के बीच में भाषण दे रहे हैं, और जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के, उस पर प्रधानमंत्री जी खामोश। तो जाहिर तौर पर ऐसी खामोशी लोकतंत्र को आहत करती है। और जो राहुल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि संस्थान के हेड अब मेरिट पर नहीं आ रहे हैं, कहीं से लाकर थोप दिए जाते हैं। मैं तो आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ आपकी वायर एजेंसी के माध्यम से। एक वर्धा विश्वविद्यालय है, बड़े सपनों के साथ खोला गया था, वहाँ क्या गेम हो रहा है, आईआईटीज में क्या गेम हो रहा है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां कैसे हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, किसी भी वाइस चांसलर से, जो कम से कम जिसके अंदर अभी थोड़ी गरिमा बची हुई है, उससे पूछिए उसको लिस्ट कहाँ से आती है कि इसको अपॉइंट करो, इसको ना अपॉइंट करो। तो अब मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वर्तमान को ही नहीं बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, और इसका खामियाजा पूरा कई जनरेशन भुगतेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जल्द ही अपनी सरकार चुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने राज्य की व्यवस्था की, कही बात जा कर के। और उनको नॉर्मेलिसी वाले मसले पर भी बोलना चाहिए था कि हमारे जवानों की शहादत अभी भी क्यों हो रही है, आम शहरी कश्मीर में अभी भी क्यों मारा है, कश्मीर क्या कहूँ, जम्मू के इलाके में। तो प्रधानमंत्री जी को उस पर भी थोड़ा अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए था, लोगों के अंदर भरोसा पैदा होता है। प्रमोद कृष्णन के जो कांग्रेस लीडर, उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या में हारती है बीजेपी तो सनातन होती है। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि बड़ी खुशी होती है जब सुबह सुबह कैमरा उनके पास जाता है और उनके बयान लिए जाते हैं। अयोध्या की सीट पे बीजेपी हारी है, और इसलिए हारी है ना, अपने राम के कद से, मर्यादा पुरुषोत्तम के कद से मोदी जी को बड़ा दिखाने की कोशिश की। मर्यादा पुरुषोत्तम की अवधारणा इस देश के जनमन में वो है जो बापू की मर्यादा पुरुषोत्तम की अवधारणा थी। ये चुनावी भक्तों की अवधारणा से मीलों दूर। तो प्रमोद कृष्णन जी को बापू के राम की अवधारणा और बीजेपी के चुनावी भक्तों की अवधारणा में फर्क समझना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, बापू, एक पॉकेट में आप बापू की तस्वीर और दूसरे में नाथूराम की तस्वीर नहीं रख सकते। ये संदेश भी अयोध्या ने दिया है बीजेपी के लोगों को। आरक्षण वाले मामले पे
देखिए, मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे फैसलों से फासले बढ़ते हैं उन सामाजिक न्याय की मंजिलों से जिसके लिए लेजिस्लेचर प्रतिबद्ध था, लोग प्रतिबद्ध थे। मैं सीधे तौर पर देख रहा हूं कि तेजस्वी जी ने लगातार कहा इसको 9वीं अनुसूची में डालिए। जिस दिन ये निर्णय हुआ कैबिनेट में, फिर उसके बाद भी ये आग्रह किया गया। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी और उनके लोग, मूलतः वो आरक्षण विरोधी है, मूलतः सामाजिक न्याय से वो असहज हो जाते हैं। तो हम तो कहेंगे, कल जैसा तेजस्वी जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं और फिर से आग्रह करें, और अगर बिहार की सरकार नहीं जाती है ऊपर की अदालत में तो राष्ट्रीय जनता दल जाएगा। और मुझे स्मरण है कि तमिलनाडु को भी शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। हम भी करेंगे, लेकिन हासिल करेंगे।